जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने जो है कोशेंट जो ग्रुप है उसके एप्लीकेशंस की बात की थी। होमोमॉर्फिज्म क्या है उस पर थोड़ा हमने बात किया था। आज उस जो होमोमॉर्फिज्म की जो सीरीज़ है उस सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म इज़ द हार्ट्स ऑफ द मॉडर्न अलजेब्रा, बेसिकली ग्रुप थ्योरी। तो उसमें कुछ एक नेचुरल जो है होमोमॉर्फिज्म होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं। तो एज एक रिजल्ट आर ए थ्योरम आर ए क्वेश्चंस कुछ भी कहा जाए तो हम तो उसे एक रिजल्ट ही नाम देंगे, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्वेश्चंस फार्मिंग करने में। क्वेश्चंस ये है कि देयर एग्जिस्ट ए homomorphism from Z to Z by N where N is normal in G। नॉर्मल इन G मतलब कि नॉर्मल सब ग्रुप, ये हमेशा एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है। और इस होमोमॉर्फिज्म को मैथमेटिक्स में नेचुरल होमोमॉर्फिज्म कहा जाता है। मीनिंग हमारी क्या है, ज़रा इस चीज़ को थोड़ा हम डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है और कोई ग्रुप अगर दिया गया है तो उस ग्रुप से उस ग्रुप का एक ऐसा जो है कोशेंट ग्रुप बनेगा। ये क्या, व्हाट इज़ दिस, अगर देखा जाए, अगर हम थोड़ा इसका डीप में बात करते हैं तो G by N इज व्हाट, G by N इज ए कोशेंट ग्रुप। मीनिंग क्या है कि अगर कोई ग्रुप दिया गया है तो कोशेंट ग्रुप बनाया जा सकता है, डेफिनेटली कोशेंट ग्रुप बनेंगे। तो ग्रुप और कोशेंट ग्रुप के बीच, मतलब जो ग्रुप है और उस ग्रुप से जो कोशेंट ग्रुप जो क्रिएट होगा उनके बीच हमेशा एक होमोमॉर्फिज्म बनाया जा सकता है। और उस होमोमॉर्फिज्म को हम लोग नेचुरल होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे होमोमॉर्फिज्म बनाते हैं। प्रूफ हियर गिवन क्या है, हियर जी बी एनी ग्रुप। तो लेट कर लेते हैं, लेट एफ सच दैट जी टू जी बाई एन बी ए मैपिंग डिफाइंड एज। कैसे डिफाइंड किया जा रहा है थोड़ा इसकी मैं बात कर लूँ। लिसनर को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, बार बार उनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर ये जो है हम मैपिंग डिफाइंड नहीं कर पाते हैं। अब कैसे मैपिंग डिफाइंड करें कि वो मैपिंग की जो क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई करें। मैथमेटिक्स की दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट हम उनको प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे जो लिसनर हैं उस चीज़ को सीखें और हम इस लेक्चर्स के माध्यम से पूर्णतः उनको मैपिंग बनाना सिखाएंगे, कैसे मैपिंग बनाई जाती है। और कॉम्पिटिशन्स में भी बड़े बाकमाल क्वेश्चंस मैपिंग पे ही क्रिएट किए जाते हैं। जस्ट एक दो लेक्चर्स बाद हम लोग उस कुछ क्वेश्चंस को भी हाई लेवल मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को लगाएंगे तो दिखाएंगे। तो चलते हैं, पहले सीखते हैं कि कैसे हम मैपिंग को क्रिएट करते हैं, मैपिंग कैसे बनाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, यहाँ तो बात लिख दी गई कि देयर एग्जिस्ट होमोमॉर्फिज्म, मतलब कि ग्रुप और उससे जो कोशेंट ग्रुप जो क्रिएट होगा उनके बीच में हमेशा एक होमोमॉर्फिज्म बनेगा। अब वो होमोमॉर्फिज्म बनेगा मतलब एक मैपिंग क्रिएट होगी, और वो मैपिंग जो होगी मैपिंग प्रिजर्विंग होगी। मतलब ये कि अगर कोई भी मैपिंग f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू f ऑफ एक्स इंटू f ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी सेटिस्फाई कर जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये जो मैपिंग है दिस इज होमोमॉर्फिज्म। यस, अब अपनी बात पे हम लोग आते हैं कि मैपिंग कैसे डिफाइंड करना है, मीनिंग क्या हो गई। तो हमें G और G बाई N के बीच में पहले क्या मैपिंग डिफाइंड करनी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जनरल एलिमेंट लीजिए। G का जनरल एलिमेंट कैसे लिखेंगे, यानी जो मैपिंग बनेगी थोड़ा उसको यूं ही समझते हैं, ये मेरा G है और ये मेरा जो है G बाई N। अब इस G में हमने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट x ले लिया। अब इस एलिमेंट को मैप होना है अंडर मैपिंग एफ। हमें एक मैपिंग ऐसी डिफाइंड करनी है
कि जो होमोमॉर्फिज्म हो। तो पहले तो मैपिंग डिफाइंड करना सीखते हैं, देखते हैं कैसे। अच्छा, अब G/N में एलिमेंट कैसे होते हैं? सबको पता है कि G/N के जो एलिमेंट होते हैं N इंटू एलिमेंट ऑफ द G, A ऐसे लिखते हैं, A बिलोंग्स टू G। तो N दिस इज द जनरल एलिमेंट्स ऑफ द G/N। अच्छा, A क्या है? व्हाट इज द A? जो है G का कोई भी एलिमेंट होगा। तो अब G/N में हम एलिमेंट कैसे लिखेंगे? पहले N लिखेंगे, उसके बाद G का एक एलिमेंट पिकअप करेंगे, इस N में ऑपरेट करेंगे। अच्छा, सिंस N नॉर्मल सब ग्रुप है तो यहाँ राइट और लेफ्ट कोसेट का कंसेप्ट नहीं, कुछ भी लिखें, बट जनरली हमेशा राइट कोसेट ही लिखा जाता है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए वाली बात। तो अब कैसे लिखेंगे? अब देखिए कि जब F हम X पे ऑपरेट करेंगे तो जो रिजल्ट, जो आउटपुट मिलेगा वो एलिमेंट किसका मिलना चाहिए? एलिमेंट ऑफ G/N। लिसनर थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, बी सीरियस रहेंगे। अब हम एक्चुअल में मैपिंग कैसे बनती है, जो बेसिकली सबकी प्रॉब्लम होती है कि हम सर मैपिंग कैसे बनाएं। ये तो ऑलरेडी जनरली लोग देखा जाता है कि याद करते हैं, बट हम मैपिंग कैसे याद करेंगे? तो उस मैथमेटिकल टेक्निक की यहाँ बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम निकालेंगे। हम अपने ओर से पूर्णतः प्रयास करेंगे ताकि लिसनर को हम बिल्कुल सिखा सकें कि मैपिंग कैसे वो डिफाइंड करना सीखें। अगर वो मैपिंग डिफाइंड करना सीख जाते हैं तब तो फिर ग्रुप थ्योरी में जो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म्स का एक बहुत बड़ा जो एरिया है, उस जस्ट लाइक एज ए गेम की तरह वो यूज करेंगे। तो देखते हैं, चलते हैं। ऐसे लिखा, ऐसे लिखेंगे। अब एलिमेंट ऑफ G/N मतलब जनरल एलिमेंट लिखेंगे। तो एलिमेंट जब लिखना है G/N का तो कैसे है? N है ऑपरेशन, जनरली मैं इंटू बोलूँगा, बार बार मैं कह चुका हूँ। N इंटू का मतलब ऑपरेशन ही है। अच्छा, क्या लिखेंगे? G के एलिमेंट यहाँ निकाल के लिखेंगे, लेकिन अब ऐसा लिखेंगे कि X यहाँ प्रेजेंट हो, तभी तो फंक्शन होगा। जैसे आप कहते हैं F ऑफ X इज ए फंक्शन, तो यहाँ क्या लिखते हैं? यहाँ X लिखते हैं। कुछ भी टर्म लिखेंगे लेकिन वहाँ X प्रेजेंट रहना चाहिए। यही तो फंक्शंस लिखने का, मैपिंग लिखने का हमारा यही मैथमेटिक्स की दुनिया में कंसेप्ट है, ट्रिक है। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे? यहाँ X आना चाहिए। तो अब हम लोग बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी, मुझे NX लिखना चाहिए। S डिफाइन दिस इज ए मैपिंग, रिलेशन हो गया हमारा है S दिस इज ए मैपिंग हियर। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि हम ये मैपिंग डिफाइन तो कर दिए। अच्छा, बड़ा इजी है प्रूफ करना कि ये जो चीज़ें हैं मेरी मैपिंग वेल डिफाइंड है। उस प्रूफ में हम नहीं जाते हैं क्योंकि वो दैट इज़ वेरी इजी। मेरा टारगेट ये है कि हमने ये जो चीज़ डिफाइंड की, ये प्रूफ करेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं। अगर ये होमोमॉर्फिज्म हो गया तो मुझे बाकी और चीज़ डिफाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। कहा है कि देयर एग्जिस्ट ए, ये वर्ड यहाँ ध्यान देना है, देयर एग्जिस्ट ए। हमेशा ग्रुप और उस ग्रुप से जो कोशंट ग्रुप जो क्रिएट होगा उनके बीच हमेशा होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड होगा, ऑलवेज होगा। तो मुझे तो एक ही चीज़ चाहिए, क्या एक ऐसी चीज़ मिल रही है कि नहीं, लाखों करोड़ों मिल रहा है, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमसे तो मतलब देयर एग्जिस्ट है, ये कैसा होमोमॉर्फिज्म निकल के आएगा कि नहीं, तो देखते हैं। तो लेट बी ए मैपिंग डिफाइंड है। अब कैसे डिफाइंड करेंगे लिसनर? F ऑफ X इज इक्वल टू NX फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। अच्छा, यहाँ फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G लिखा जाए या नहीं, बट ये होता है क्योंकि जब भी आप मैपिंग डिफाइंड करते हैं तो ये जो G है, ये जो डोमेन है, डोमेन के ईच एलिमेंट के लिए वो डिफाइंड होता है। तो ये बात लिखी जाए या न लिखी जाए, मैपिंग्स की दुनिया में ये अंडरस्टूड होता है, बट लिख देना ठीक रहता है, लिख दिया जाए तो और अच्छी बात है। अब ये दिखाएंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है। अच्छा, अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो फिर ये बात आनी चाहिए मेरी कि कोई भी मैपिंग जो आप डिफाइंड किए हैं वो होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी इफ सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो चलते हैं, देखते हैं सेटिस्फाई होती है नहीं। अब क्या करना है? कोई भी X Y दो एट रैंडम एलिमेंट, आर्बिट्ररी एलिमेंट मैंने Z का पिकअप किया। अब देखते हैं कि इनके इमेजेस क्या होंगे, कहाँ जाएंगे। F ऑफ X क्या लिखेंगे? बाई दिस मैपिंग दिस इज द NX। F ऑफ Y मैं क्या लिखूँगा? दिस इज द NY। यस, मैं ये लिखूँगा। अब F ऑफ X ऑपरेशन Y, X इंटू Y इज वाट? यहाँ देखते हैं F ऑफ X इज इक्वल टू NX है। तो मीनिंग क्या है कि यहाँ जो एलिमेंट है वो N के बाद राइट में आ जाता है। तो अगर मुझे F ऑफ X Y निकालना है तो यूजिंग दिस पहले मैं N लिखूँगा, उसके बाद यहाँ जो कुछ लिखा गया इसके मैं राइट लिख दूँगा। यही तो है यहाँ बात। तो N इंटू XY। अच्छा, अब सब लोग हम जानते हैं कि N नॉर्मल सब ग्रुप है। तो अगर N नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये बात आई थी, हम लोगों ने इस पर डिस्कस भी किया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन ए राइट कोसेट, और उस राइट कोसेट को मैं ऐसे लिखता हूँ।
तो अगर एन ए भी ऐसे लिखा गया तो ये लिखा जाएगा इफ एंड ओनली की कंडीशंस थी वहाँ कि एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप इफ एंड ओनली प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन ए राइट कोसेट। तो इस चीज़ का मैं यहाँ यूज कर लूँ, खूबसूरती से यूज कर लें, एन एक्स लिखेंगे इंटू एन वाई। अब तो सबको पता है एन एक्स इज वाट, दिस इज द एफ ऑफ एक्स इंटू दिस एन वाई इज वाट एफ ऑफ वाई, हैंस सेटिस्फाई दिस कंडीशंस। हमने क्या प्रूव किया भाई, दिस शोज दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। दिस शोज दैट व्हाट, दिस इम्प्लाइज एफ इज होमोमॉर्फिज्म। हो गई मेरी बात, चुटकी बजाते ही फिनिश, कहानी फिनिश हो गई। मीनिंग मेरी क्या हो गई, इस रिजल्ट से हमने सीखा क्या, एक बार पुनः उसको बोल दें। अगर आपको कोई भी ग्रुप दिया गया है तो उस ग्रुप से मैं कोशेंट ग्रुप हमेशा बना सकता हूँ, एक नॉर्मल सब ग्रुप मैं निकाल सकता हूँ उसमें से खींच के बाहर। तो जो किसी भी ग्रुप का जो कोशेंट ग्रुप बनेगा उनके बीच हमेशा एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड किया जाएगा। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्या है कि दिस इज़ द नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, से ऑलरेडी होना ही होना है, इसलिए हम इसको एक नया नाम भी देते हैं, इसको इस होमोमॉर्फिज्म को नेचुरल होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। यस, मुझे उम्मीद है लिसनर कि दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर अबाउट द इस ग्रुप और इसके कोशेंट ग्रुप के बीच में होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा। अब अगर हम इसको थोड़ा देखें कि ये ऑनटू है या नहीं, तो हम कैसी बात करेंगे। अच्छा, ऑनटू के लिए भी प्रॉब्लम होती है, ऑनटू कैसे प्रूव किया जाता है। ऑनटू तो बस लिख दिया जाता है, जब कोई भी मैपिंग, जैसे जनरली जो स्टूडेंट हमारे स्कूल स्तर से सीखते चले आ रहे हैं उनको ऑनटू दिखाना होता है, तो एक बड़ा खूबसूरत लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई डिफाइंड है, एफ सच दैट ए टू बी कोई भी फंक्शन है, और उसको ऑनटू अगर दिखाना है तो क्या दिखाते हैं, लिखते हैं कि फॉर ईच y belongs to b there exist, यानी we find a free image of this element in a, ये बात लिख दी जाती है, वो बात प्रूफ हो जाती है। अच्छा, अगर वो बात प्रूफ नहीं है तो कोई काउंटर एग्जांपल लाइए, उसको काटिए कि ऑनटू नहीं है, तो मैं उस बात को कैसे होती मैथमेटिकली, तो सिर्फ वो 2 लाइन लिखी जाती है ऑनटू होने के लिए। खैर 1-1 दिखाने के लिए तो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है 1-1 दिखाने के लिए। जनरली जब मुझे 1-1 दिखाना होता है तो हमारे पास जो एक मैथमेटिक्स है 1-1 हम लोग कैसे दिखाते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है एफ सच दैट ए टू बी, ये दिखाना है कि ये 1-1 है, तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब आप दिखाइए कि x इज इक्वल टू वाई होता है, अगर ये ऐसा हो गया तो फंक्शन 1-1 हो जाता है। बट ऑनटू दिखाने की बात क्या है, ऑनटू दिखाने के लिए बस यही लिखा जाता है कि इसके जितने सारे एलिमेंट हैं उसके करस्पॉन्डिंग प्री इमेज ए में एग्जिस्ट करता है, ये लिख दिया जाता है। अच्छा, लेकिन उसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे दिखाएंगे उस चीज़ को, वहाँ मैं थोड़ी बात यहाँ करने चाह रहा हूँ ताकि लिसनर उस चीज़ को सीख सकें, और हमारा यहाँ उद्देश्य भी है उनको सिखाना, मैथमेटिक्स सीखी जाए। देखते हैं कैसे होगा, क्या ये ऑनटू होगा या नहीं। पहले मैं ये बात कर लूँ, ये मेरा ये जी था, दिस इज द जी, ये मेरा जी बाई एन था, यहाँ एन एक्स था। अच्छा, इस जी बाई एन में जो मैं एलिमेंट लिखूंगा, पहले ये पकड़ूँ कहाँ से मैं लिखूंगा, पहले मैं एन लिखूंगा। लिसनर थोड़ा आप ध्यान देंगे, बी कीप इन माइंड्स, जी बाई एन के जो एलिमेंट मुझे लिखना है एन लिखूंगा, उसके बाद इनटू एलिमेंट ऑफ द जी लिखूंगा। मतलब जी में जितने सारे एलिमेंट होंगे उनके करस्पॉन्डिंग एक मुझे बनना ही बनना है। अच्छा, जी में एलिमेंट अगर मैं यहाँ एन वाई लिखा हूँ तो ये वाई कहाँ से आया होगा, डेफिनेटली जी से आया होगा, मतलब ये जी में रहा होगा। मीनिंग अगर मैं एन वाई लिखूंगा तो डेफिनेटली वाई रहा होगा, तभी तो एन वाई होगा, मतलब इससे एक रिलेशन मिल जाएगा, और इसी को तो मैं प्री इमेज कहता हूँ। अगर मैंने एन लिखा, अब यहाँ मैं कुछ भी लिखूंगा तो जी का एलिमेंट लिखूंगा तो जी ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट होगा। तो ये चीज़ देखने से बिल्कुल क्लियर हो रही है, जो मैं बोल रहा हूँ इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि इसमें जो भी एलिमेंट लिखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जी में आएंगे, हैंस दिस इज ऑनटू, दिस इज ऑनटू हियर। अच्छा, अब ये 1-1 होगा या नहीं, क्वेश्चन बात अलग हो सकती है। तो कोई बात जब प्रूफ करनी हो कि ये चीज़ नहीं हो सकता है तो काउंटर एग्जाम्पल सफिशियंट होता है। इसलिए जितना रिजल्ट को ध्यान में रखना ज़रूरी है, उस रिजल्ट पे बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। अगर ग्रुप थ्योरी या कोई भी मैथमेटिक्स अगर समझनी है, उसके आत्मा में प्रवेश करना है, तो काउंटर एग्जाम्पल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए हम काउंटर एग्जाम्पल पे भी बहुत सारी चीज़ों को फोकस करेंगे। जैसे यहाँ एक देख लेते हैं,
कि कोई भी एक बड़ा हम इजी ग्रुप ए रिजल्ट का क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, एफ सच दैट सेट ऑफ इंटीजर ले लिया, ग्रुप होता है। अच्छा, इसका मैं एक क्वोशंट ग्रुप बना दूँ। ऑलरेडी जो क्वेश्चंस हम किए हैं 4/z का मैं यही लिख रहा हूँ। अब यहाँ देख लें, थोड़ा मैं बना दूँ और लिसनर खुद ही क्लियर हो जाए कि ऑन2 हो रहा है या नहीं। अच्छा, 1-1 हमेशा होगा या नहीं, ये बात भी मैं यहाँ देख सकता हूँ क्या होगा। ये z में क्या है, पहले मैं 0 सेंटर में ला दूँ, नीचे पॉजिटिव मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 एंड आर्ट्स ऑन, कोई निगेटिव भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं यहाँ नीचे पॉजिटिव लिखा हूँ तो ऊपर -1 -2 -3 माइनस, ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। अच्छा, z/4 z में एलिमेंट कितने हैं, पहले सेंटर में इसकी आइडेंटिटी जो 0 है वो 4z है, राइट। यहाँ तो अब पॉजिटिव निगेटिव की बात ही नहीं है, तो मैं सीधे ताबड़तोड़ लिख दूँ ये 4z + 1 4z + 2 और लास्ट एक 4z + 3। मीनिंग इसमें मेरे कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। अब इनके बीच मैपिंग मैं कैसे डिफाइन करूँगा, देखिए f(z) = इसमें कैसे एलिमेंट होंगे 4z × एलिमेंट ऑफ दिस, तो सिंस यहाँ मैं z लिखा हूँ तो मैं z लिख दूँ, ऐसे हो गया। यस, दिस इज डिफाइन द मैपिंग हो गई मेरी, वही है मेरा nx, दिस इज द n एंड दिस इज द x। कोई बात नहीं, मैं यहाँ x लिख दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, ये x हो जाएगा मेरा यहाँ। तो दिस इज द 4z × x, ये बात मेरी हो गई। अब यहाँ देख लें कि ये ऑन2 है या नहीं, बिल्कुल ऑन2 है। अब इसमें से मैं 4z + 2 लिखूँ तो यहाँ 2 ऑलरेडी है ही है। तो अब यहाँ कैसे हम वर्क करेंगे उसकी बात करते हैं। बार बार तो मैं इंटू बोल रहा हूँ, बट मैंने बात कही कि जो ऑपरेशन है ऑपरेशन से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तो बात क्लियर है कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर है ग्रुप है अंडर एडिशन है, और ये जो क्वोशंट ग्रुप है अंडर एडिशन है। तो अब यहाँ मैं क्या लिखूँगा, इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं। लिस्नर यहाँ ध्यान देंगे, आदत बनी रहती है इंटू की, तो उनसे सीलिंग मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है। बट यहाँ ध्यान देना है कि जब भी कोई क्वेश्चंस लगाए तो उसका पूरा वॉच करना चाहिए कि वो जो ग्रुप है, और जब ग्रुप आ गया तो ऑपरेशन खोजें। अगर ऑपरेशन नहीं है तो अंडरस्टूड है, बात को नहीं लिखते रहिए। लेकिन अगर ऑपरेशन दिया गया है तो फिर बी सीरियस, ऑपरेशन के थ्रू ही सारी बातें लिखी जानी चाहिए। अब जैसे यहाँ देख लें 4z किससे मैप होगा मेरा, यहाँ बिल्कुल क्लियर है। अगर x = मैं 0 लिख दूँ तो 4z आ जाएगा, हो जाएगा ये दिस। अगर मैं यहाँ 1 लिख दूँ तो ये हो गया दिस। अगर मैं 2 लिख दूँ तो ये हो जाएगा। अगर मैं 3 लिख दूँ तो ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं 4 लिख दूँ तो 4z + 4 ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा वर्क किया इसमें, दिस इज द 4z आ जाएगा। मैं कोई भी अगर एलिमेंट लिख दूँ, अच्छा अगर मैं 4z - 4 लिख दूँ तो 4z में -4 है, डेफिनेटली है, तो अगेन भी ये 4z हो जाएगा। मीनिंग मेरी क्या हुई कि इसमें जितने सारे एलिमेंट हैं इसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो मिलने ही मिलने हैं, सबका है भी। लेकिन यहाँ एक बात और हो गई, अगर लिसनर यहाँ ध्यान से देखें, ऑन2 तो हो गया, नो डाउट दिस इज ऑन2। अब ये 1-1 है या नहीं तो बिल्कुल क्लियर हो गया, 1-1 नहीं हो सकता है। क्यों 1-1 नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ से एक 4 एलिमेंट पिकअप कर लिया और 6 ये एलिमेंट मेरे z के हैं, क्लियर है। एक एग्जाम्पल ही तो देना है, तो बड़ा ईजी एग्जाम्पल ला देते ताकि वो कट जाए कंडीशन। अब यहाँ मैं अगर f(4) की बात करूँ तो यहाँ आएगा 4z + 4 एंड दिस इज द 4z, ये 4z आ जाएगा। अच्छा, अगर f मैं 6 की मैं बात करूँ तो 4z नहीं, सारी 6 न लें, थोड़ा 8 ले लें, 8। तो 8 में अगर यहाँ लिखूँ तो 4z + 8, और पता है कि 8 अगेन 4z में होगा, तो ये दिस इज द 4z आ जाएगा। मीनिंग मेरी क्या हो गई कि यहाँ f(4) = f(8) है। 1-1 दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, ये तो है, बिल्कुल है, दोनों सेम है। f(4) वही है जो f(8) है, ये सेम है। बट 1-1 तब होगा जब 4 = भी 8 हो जाए। बट 4 = 8 पूरी दुनिया जानती है, नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो संभव ही नहीं 4 = 8 हो जाए। तो मीनिंग क्या हो गई कि ये होमोमॉर्फिज्म है, ऑन2 भी है बट 1-1 नहीं है। तो ये बात अब दावे के साथ कही जा सकती है कि ये जो होमोमॉर्फिज्म होगा ये 100% आप नहीं कहेंगे कि 1-1 है, क्योंकि ये काउंटर एग्जाम्पल सफिशिएंट है 1-1 काटने के लिए। तो ये काउंटर एग्जाम्पल्स ध्यान में होने चाहिए, कोई क्वेश्चंस एग्जामिनर वहीं आके फंसा देता है। बाकी तो सबको रिजल्ट पता है, बस जो उसके कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट कहाँ से चीज़ें निकल के आई हैं, कैसी आई हैं, लॉजिक क्या है, एग्जामिनर उसको वहाँ फंसा देता है, स्टूडेंट फंस जाता है। तो इसलिए जितना रिजल्ट याद रहना इम्पॉर्टेंस है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है वो रिजल्ट का प्रूफ क्या है। इसलिए जिस रिजल्ट पे बहुत सारे गेम कॉम्पिटिशन्स में खेले जाते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल्स के जो क्वेश्चंस बना के पूछे जाते हैं, हम उसको प्रूफ करते हैं, फोकस करते हैं उस चीज़ पे।
बहरहाल मुझे उम्मीद है कि दिस इज़ द क्लियर हियर। अब इसके बाद थोड़ा एक और हम थ्योरम पे आते हैं, और थ्योरम हम लोगों का ये है कि अगर किसी भी ग्रुप के बीच होमोमॉर्फिज्म बना तो नेचुरली क्या क्या घट जाएगा। नेचुरली क्या क्या घट जाएगा मतलब ये है कि होमोमॉर्फिज्म अगर आप बनाने का प्रयास करते हैं दो ग्रुपों के बीच में, तो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। उससे पहले हम रिजल्ट की बात करना, क्योंकि यहाँ हम होमोमॉर्फिज्म बनाना, आइसोमॉर्फिज्म बनाना सीखेंगे, क्योंकि जब तक आप बनाना नहीं सीख पाएंगे तब तक कंपटीशंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना आसान नहीं है। जो क्वेश्चन आए हो तो आप सॉल्व कर लेंगे, बट क्वेश्चन आप बना नहीं पाएंगे। तो हमारा यहाँ जो टारगेट है, उद्देश्य है, वो क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चंस को क्रिएट करना। तभी तो मैथमेटिक्स जस्ट लाइक एज ए गेम बना के हम लोग खेल सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं ये रिजल्ट मेरा क्या है, कि अब मैं जो रिजल्ट जो लिखने जा रहा हूँ, इस रिजल्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, ये रिजल्ट क्या बताता है। ये रिजल्ट ये बताता है कि जब दो ग्रुपों के बीच में आप होमोमॉर्फिज्म क्रिएट करेंगे तो क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होंगी जिनको आपको ध्यान देना होगा। मतलब अगर कोई ग्रुप G एंड G डैश दिया है, मैं उनके बीच एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड करने जा रहा हूँ, तो होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड करते वक्त कौन एलिमेंट कहाँ जाके मैप होगा, उस रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिस रिजल्ट के सहारे बताएगा कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट पे मर्ज होगा, मैप्ड होगा। तो चलते हैं, एक पहले रिजल्ट हम लिख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। रिजल्ट ये है कि इफ़ एफ बी ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप G टू G डैश। अच्छा, मैं यहाँ लिस्नर एक ध्यान दे दें, इसकी भी थोड़ा मैं बात करना जरूर समझ रहा हूँ। इनटू और आंटू का मैंने चक्कर फिनिश कर दिया, मैंने 2 लिखा हुआ है। इनटू आंटू का स्कूल स्तर से बड़ी सारी बातें होती हैं, इसीलिए 2 मैंने लिखा है। अगर मैं इनटू लिख दूंगा तो आंटू नहीं हो सकता है, तो लिस्नर बात समझ रहे हैं, इसलिए मैंने 2 लिखा हुआ है, और 2 लिखना थोड़ा बेटर भी होता है। इफ़ एफ बी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप G टू G डैश, देन अब क्या क्या होगा वो मैं लिखता हूँ। पहली बात, एफ ऑफ E इज इक्वल टू E डैश। अच्छा, E एंड D डैश क्या है, वेयर, सिंबल से ही लिसनर को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वेयर E एंड E डैश आर आइडेंटिटीज इन G एंड G डैश रिस्पेक्टिवली, राइट, ये है मेरा। सेकेंड है कि एफ ऑफ एक्स इनवर्स जो होगा वो एफ ऑफ एक्स इसका इनवर्स। थर्ड ये है कि एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टोटल रेज टू द पावर n। और ये भी है एक कि आर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड्स आर्डर ऑफ एक्स, ये मीनिंग है। अच्छा, एक्स कहाँ है यहाँ, एक्स तो डेफिनेटली एक्स G में होगा, तभी तो एफ ऑफ एक्स जो है मेरा G डैश में चला जाएगा। बात ये है कि थोड़ा यहाँ बना दें, ये अगर G है और ये अगर G डैश है, ये G है, तो ये आइडेंटिटी इसकी है, E डैश इसकी है। अगर x एलिमेंट इसका है तो जब f ऑपरेट होगा तो f ऑफ x यहाँ चला आएगा। E अगर यहाँ है, अगर f मैं ऑपरेट करूँगा तो f ऑफ E, और f ऑफ E जो भी एलिमेंट होगा वो G डैश होगा। बट मुझे भी यहाँ प्रूव करना है कि f ऑफ E जो होगा E डैश होगा। क्या है ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा उसकी मैं बात कर दूँ, समझा दूँ, उसका मैं पोस्टमार्टम कर दूँ। बाकी तो प्रूफ करना तो बड़ा इजी है, कुछ है ही नहीं। पहले उस रिजल्ट का पोस्टमार्टम मैं कर दूँ कि उसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं, क्या कहा गया है। मतलब ये है कि अगर किसी भी दो ग्रुप के बीच में होमोमॉर्फिज्म आप बना रहे हैं, होमोमॉर्फिज्म बन रहा है, तो क्या होगा, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश। मीनिंग कि जो जी की आइडेंटिटी है वो जी डैश के आइडेंटिटी से ही मैप्ड होगी। मीनिंग क्या होगी कि ये आइडेंटिटी ऐसा नहीं आप होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं कि आइडेंटिटी इस आइडेंटिटी को छोड़ के इसके दूसरे एलिमेंट से मैप्ड हो जाए। अच्छा, दूसरे एलिमेंट से हो सकता है, कोई बात नहीं है, बट इनसे होना मस्ट है। एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश आएगा। आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मैप्ड होना पड़ेगा। अच्छा, अभी आइडेंटिटी दूसरे से मैप्ड हो जाए तो सबको पता है, नेचुरल सी बात है, तो फंक्शन ही नहीं होगा। जब मैपिंग ही नहीं होगी, फंक्शन ही नहीं होगा, तो होमोमॉर्फिज्म कहाँ से खड़ा होगा भाई।
वो तो प्रश्न ही नहीं है, खड़ा ही नहीं हो सकता। तो आइडेंटिटी हमेशा आइडेंटिटी से मैप्ड होगी। अब इस आइडेंटिटी का मैं किसी अन्य एलिमेंट से मैप्ड कर दूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस इज नॉट ए फंक्शन, जो फंक्शन की वो क्राइटेरिया डिफिनीशन में ही नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है एफ ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इनवर्स। मीनिंग है वही कि एक्स इनवर्स पे जो हम एफ ऑपरेट करेंगे तो जो एफ ऑफ एक्स आएगा उसके इनवर्स के इक्वल होगा। थर्ड है कि एफ ऑफ एक्स एन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स टोटल पावर एन हो जाता है। बात एक ही है। ये बात क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है कि आर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड्स आर्डर ऑफ एक्स। मीनिंग ये होगा कि ये ग्रुप है जी डैश, अब इसके इमेज मतलब इसके इमेज का जो आर्डर होगा, मतलब ये इसका जो आर्डर होगा इसके आर्डर को डिवाइड करेगा अगर वो होमोमॉर्फिज्म बन रहा है तो। अच्छा, प्रूफ करना, दिस इज़ वेरी सिंपल। प्रूफ में कोई दम ही नहीं है, बट रिजल्ट ध्यान में रहना चाहिए। कैसे है रिजल्ट देख लेते हैं। पहला क्या है, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश। तो चलते हैं, वी नो दैट, ताबड़तोड़ शुरू हो जाते हैं। वी नो दैट कुछ है ही नहीं है, बस चुटकी बजाते हैं। एफ ऑफ ई इंटू ई मैं लिख रहा हूँ, ऑपरेशन जो होगा बात देखा जाएगा। क्या लिखेंगे, पूरी दुनिया जानती है, जो लोग ग्रुप थ्योरी की दुनिया में रमण कर रहे हैं, विचरण करते हैं, ई इंटू ई इज इक्वल टू ई होगा। दिस इज द आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ व्हाट, ई इंटू ई मतलब ई। अच्छा, ही सिंस एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई होगा। ये फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी होना है। तो एफ ऑफ ई इंटू ई कैसे लिखेंगे भाई, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ई इंटू एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ई। इस रिजल्ट का यूज मैंने यहाँ कर लिया। अच्छा, अब आते हैं जरा यहाँ देखते हैं, एफ ऑफ ई कहाँ चला जाएगा, एफ ऑफ ई यहाँ आएगा। मतलब एफ ऑफ ई क्या है कि अगर मैं इस पे एफ लगा दूँ तो ये एफ ऑफ ई आएगा। तो एफ ऑफ ई जो एलिमेंट है वो जी डैश में आएगा, और जी डैश की आइडेंटिटी गिवन है कि ई डैश बी द आइडेंटिटी ऑफ द जी डैश। तो फिर आइडेंटिटी की डिफिनीशन क्या होगी, तो एफ ऑफ ई का जो ऑपरेशंस लगेगा वो जी डैश का, और एफ ऑफ ई के साथ जो भी कुछ ऑपरेट होंगे वो जी डैश के एलिमेंट ऑपरेट होंगे। जी के तो हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये एलिमेंट जी डैश का है और जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश है। तो मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ ई इंटू ई डैश। सबको पता है आइडेंटिटी ऑपरेट करने पर एलिमेंट में कोई डिफरेंस ही नहीं होता है। तो एफ ऑफ ई इंटू एफ ऑफ ई एस। और सबको पता है ये सारी क्राइटेरिया, ये जो एफ ऑफ ई है वो भी जी डैश में, ए भी जी डैश में, सब ये जी डैश में है। और जी डैश इज ए ग्रुप, जी डैश ग्रुप है, तो ग्रुप है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। अब कौन कैंसिलेशन लॉ पता है कि लेफ्ट एंड राइट, ये ऑपरेशंस की इधर लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, तो बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश। ये सिंपली प्रूफ हो गया, कुछ था ही नहीं इसमें। अच्छा, अब ये बात प्रूव करनी है तो ये भी चुटकी बजाते ही प्रूव कर सकते हैं, नथिंग। कैसे प्रूफ होगा वो, ये तो सबको पता है कि अगर एक्स जी का एलिमेंट है तो एक्स इनवर्स भी जी में ही रहेंगे। तो ना वो चलते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स इनवर्स क्या होगा भाई, एक्स इंटू एक्स इनवर्स दुनिया जानती है, ग्रुप थ्योरी वाले लोग, आइडेंटिटी होगी एफ ऑफ ई। अब होमोमॉर्फिज्म एफ है तो फिर इसको प्रिजर्व कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा। और एफ ऑफ ई अभी हमने प्रूव किया, दिस इज द आइडेंटिटी ई डैश। अब क्या, एफ ऑफ एक्स किसका एलिमेंट है भाई, एफ ऑफ एक्स कहाँ जाएगा, जी डैश में जाएगा। एफ ऑफ एक्स इनवर्स कहाँ जाएगा, ए भी जी डैश में जाएंगे। इनका ऑपरेशन आइडेंटिटी मिल रही है तो मतलब क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। दिस सिंपलाइज मैं लिख सकता हूँ कि जो एफ ऑफ एक्स इनवर्स है दिस इज व्हाट, इनवर्स ऑफ व्हाट, एफ ऑफ एक्स। अच्छा, इनवर्स ऑफ किसी एलिमेंट का जो लिखने का मेथड है वैसे लिखते हैं, दिस इस पे इनवर्स चढ़ा देते हैं, दिस इज द इनवर्स, हैंस दिस इज द प्रूफ हियर। सिमिलरली हम लोग इसे भी प्रूव कर सकते हैं। ये रिजल्ट है, बड़े इजी है, कुछ भी नहीं है, एक लाइन की बात है। अगर उसका प्रूफ अगर देखना चाहते हैं तो इसका मैं थोड़ा प्रूफ कर देना चाह रहा हूँ। ये तो इजीली प्रूफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट मैं ये प्रूफ दूंगा क्योंकि आगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जिनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले है उसका मैं प्रूफ करूँगा ही करूँगा। तो देख लेते हैं, कर देते हैं। ये है कि आर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड करता है आर्डर ऑफ एक्स को। अच्छा, एक्स किसका एलिमेंट है भाई, एक्स भी द एलिमेंट ऑफ द व्हाट, एक्स जो एलिमेंट है वो जी का है। तो एफ ऑफ एक्स कहाँ चले जाएंगे, ये ग्रुप जी डैश में आ जाएंगे। तो लेट कर लें कि आर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है दिस इज द, कुछ भी ले लें, मान लेते हैं हम एम ले लेते हैं। अच्छा, और आर्डर ऑफ एक्स मैं एन ले लेता हूँ। तो आर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन है, तो इसकी मीनिंग मेरी क्या हो गई भाई कि एक्स रेस टू दी पावर एन जो होगा वो आइडेंटिटी होगी, ये होगी मेरी। अब अगर एक्स रेस टू दी पावर एन आइडेंटिटी है तो मैं एफ ऑफ एक्स रेस टू दी पावर एन एफ ऑफ ई मैं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अब एफ ऑफ एक्स, यहाँ अगर मैं ये यूज करूँ इस रिजल्ट को, तो मैं इस रिजल्ट से क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स टोटल रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू एफ ऑफ ई, और ई इज इक्वल टू ई डैश, अभी हमने प्रूव किया है, ई डैश बी द आइडेंटिटी ऑफ जी। अब थोड़ा यहाँ इधर रुक जाते हैं, अब आर्डर का कंसेप्ट आ गया। अब जो लोग वीडियो लेक्चर्स आर्डर का पूरा ध्यान से देखें उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो फैसला चुटकी बजाते ही हो जाएगा। क्या है ये था, थोड़ा मैं याद धरा दूँ कि अगर ए कोई एलिमेंट है और इसका आर्डर n है तो ए रेज टू दी पावर n नहीं होगा, ये बात आई थी। लेकिन अगर हम ए रेज टू दी पावर m करते हैं, ई मिल जाता है, तो क्या डिफिनीशन थी भाई कि जो आर्डर ऑफ ए होगा वो लेस देन आर इक्वल टू m होगा। और एक बात थी कि आर्डर ऑफ ए ऑलवेज डिवाइड दिस m, ये बात थी डेफिनेटली। इस रिजल्ट पे हमने काफ़ी बात की थी, इस पर भी बात की थी, और काफ़ी रिजल्ट पे मैंने डिटेल से मैं इसका पोस्टमार्टम किया था, काफ़ी बकिया उधड़ी थी सबों की, वहाँ देखा जा सकता है। अब एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n ई डैश है, तो मीनिंग क्या हो जाएगी कि दिस इम्प्लाइज आर्डर, इस कंसेप्ट से मैं यहाँ यूज करूँ तो क्या मैं लिखूँगा, आर ए रेज टू द पावर m ई है, तो इसकी मीनिंग ये हो गई मेरी कि आर्डर ऑफ ए जो होगा m को डिवाइड करेगा। अब एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n ई डैश है, तो मीनिंग क्या हो जाएगी कि जो आर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा ये डिवाइड करेगा n को। अच्छा, n हमने कंसीडर क्या किया है, व्हाट आर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू n, तो मीनिंग क्या हो गई, दिस इंप्लाइज आर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड्स आर्डर ऑफ एक्स, हेंस दिस इज योर रिजल्ट हियर, 2 लाइन्स का रिजल्ट, दिस इज द प्रूव्ड। तो लिसनर, मुझे उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। अब अभी हम कुछ और रिजल्ट्स इन पे हम लोग क्रिएट करेंगे, इसके बाद थोड़ा हम आइसोमॉर्फिज्म पे फोकस करेंगे, आइसोमॉर्फिज्म के बाद हम कुछ और रिजल्ट उसमें क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो हाई लेवल मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। हमने कहा भी था कि जो जो टॉपिक्स मेरी फिनिश होगी उसके कॉम्पिटिशन्स में जो क्वेश्चंस आए हैं हम रिजल्ट से मर्ज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।